जी बिल्कुल, ये ईएनटी का भी इशू है और ये वेट का भी साइड इफ़ेक्ट है। तो ये दोनों वजह से होते हैं। यूजुअली जब वेट ज़्यादा होता है तो पीपल स्टार्ट स्नोरिंग। कि हड्डी टेढ़ी है, उससे आपको नाक से सांस नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली फिर आपको मुंह खोल के सांस लेना पड़ता है। तो टॉन्सिल्स का ऑपरेशन कब ज़रूरी होता है? सिर्फ सर्दी ज़्यादा होने पर निकलवाना चाहिए? अगर आपको पता चल गया कि मुझे किस चीज़ से एलर्जी है, आई एम एलर्जिक टू ड्राई नट्स, आई एम एलर्जिक टू पेट्स, देन यू नो कि आपको इससे एलर्जी है, आपको वो अवॉइड करना चाहिए। ये भी गाइड कर दें कि पैसिव स्मोकिंग होती क्या है एक्चुअली? अच्छा, पैसिव स्मोकिंग इज़ क्या हर वक्त हेडफोन लगाने से सुनने की सलाहियत कम हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ईएनटी सर्जन डॉक्टर अरशदुल्लाह अफरीदी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे लेनी है वो गाइड कर दें। मेरा नाम डॉक्टर अरशदुल्लाह अफरीदी है। थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन। और मैं शालीमार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एज एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ एज ईएनटी कंसल्टेंट। और आपको दिए गए लिंक के थ्रू क्लिक करके वहाँ से भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, और जो दिया गया नंबर है वहाँ पे भी फ़ोन करके आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। अच्छा, आज हमने आपसे जो क्वेश्चंस करने हैं वो लोगों ने ईएनटी से रिलेटेड या नाक कान के जो मसाइल होते हैं उससे रिलेटेड हमसे इंस्टाग्राम पे पूछे थे। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, सोते वक्त ज़ोर ज़ोर से स्नोर करना या रात में बार बार सांस का रुक जाना, क्या ये ईएनटी इशू है या वेट का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है? हम कोशिश करें कि हम शॉर्ट आंसर दें ऑब्वियसली क्वेश्चन। तो जी बिल्कुल, ये ईएनटी का भी इशू है और ये वेट का भी साइड इफ़ेक्ट है। तो ये दोनों वजह से होते हैं। यूजुअली जब वेट ज़्यादा होता है तो पीपल स्टार्ट स्नोरिंग। ईएनटी एक्चुअली हमें पता होना चाहिए कि हम सांस जब सोते हैं तो हमारा जो हम नाक से सांस ले रहे होते हैं। अगर नाक बंद है, नाक की हड्डी टेढ़ी है, नाक में कोई हदूद है, नाक के पीछे कोई मसला है, नाक से पीछे या नीचे जो कि ज़ुबान वाली साइड है वहाँ पे कोई मसला है, या जो नीचे सांस की नाली है अगर इसमें कोई मसला है, तो ये तमाम रीज़न्स हो सकते हैं जो स्नोरिंग या खराटे जो होते हैं उसको लेने के। बिल्कुल। ऑलराइट। अगर बच्चे नाक से सांस नहीं ले पाते और मुंह खुला रहता है, क्या एडेनोइड्स का मसला हो सकता है? बिल्कुल, ये एडिनोइड्स का इशू हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो होते हैं जब हम पैदा होते हैं तो एडिनोइड्स काफ़ी बड़े होते हैं। अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से एडिनोइड्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। नाक खुला होता है लेकिन जो नाक की बैक साइड की जो ओपनिंग होती है वो बंद हो जाती हैं, तो उसकी वजह से बच्चे हैं जो हैं वो स्नोर करते हैं और उनको नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। बिल्कुल, एडिनोइड्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट रीज़न फॉर नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, नाक की बंदिश। ऑलराइट। बार बार कान में इन्फेक्शन होना बच्चों में, क्या ये सुनने की सलाहियत को नुकसान पहुंचा सकता है? जी बिल्कुल, ये सुनने की सलाहियत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कान के पर्दे में सुराख हो जाए तो उससे आपके सुनने का इशू हो सकता है, या कान के पर्दे के पीछे रेशा या पानी का जमा हो जाना, उससे भी आपके सुनने की समात मुतासिर हो सकती है। या जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो आपके कान के अंदरूनी हिस्से को डैमेज करें तो उससे भी ऑब्वियसली समात मुतासिर हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती है। ऑलराइट। नाक की हड्डी टेढ़ी होने का क्या असर होता है ब्रीदिंग पे? क्या सर्जरी ज़रूरी होती है? बिल्कुल असर होता है। हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं मेनली ब्रीथ करते हैं अपनी नाक से। आप देखें जहाँ पे इस वक्त हम जितने लोग हैं वी आर ब्रीथिंग थ्रू आवर नोज़। तो अगर नाक की हड्डी टेढ़ी है उससे आपको नाक से सांस नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली फिर आपको मुंह खोल के सांस लेना पड़ता है। तो आपको हमेशा नाक की हड्डी का इशू होता है। नाक की हड्डी का टेढ़ेपन की वजह से सांस लेने का इशू हो सकता है और अल्टीमेटली यू मे नीड टू गो फॉर सर्जरी उसकी करेक्शन के लिए। अगर हम नेज़ल सर्जरी करवाते हैं तो क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? इट्स अ सेफ सर्जरी। ऑब्वियसली साइड इफ़ेक्ट्स आलमोस्ट हर सर्जरी के होते हैं, बट इट्स अ रिलेटिवली सेफ सर्जरी, वेरी कॉमन सर्जरी। सबसे कॉमनेस्ट जो सर्जरी परफॉर्म होती है नाक पे वो है नाक की हड्डी का टेढ़ापन। जो एक सर्वे हुआ है 80% ऑफ पीपल जो है उनकी नाक की हड्डी जो होती है वो टेढ़ी होती है। तो उसमें यह है कि लेकिन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इशू होता है या सांस लेने में मसला हो रहा है या स्नोरिंग या स्लीप एपनिया सिंड्रोम हो रहा है, फिर आपको नाक की सर्जरी करवानी पड़ सकती है। ठीक है। टॉन्सिल्स का ऑपरेशन कब ज़रूरी होता है? सिर्फ सर्दी ज़्यादा होने पर निकलवाना चाहिए? इसका एक क्राइटेरिया है। ऑब्वियसली हम पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टॉन्सिल्स सबके होते हैं, पैदाइशी तौर पे सबके टॉन्सिल्स होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम हर
बच्चे के टॉन्सिल निकलवाना स्टार्ट कर दें। अगर बार बार गला ख़राब हो रहा है, साल में 7 दफ़ा या 2 साल में 5 दफ़ा गला ख़राब हो रहा है, जो एक क्राइटेरिया है, अगर उस पर आप पूरा उतरते हैं तो फिर टॉन्सिलेक्टमी होनी चाहिए। अगर अल्लाह ना करे किसी को कैंसर की अलामात आ रही है टॉन्सिल्स में, या स्लीप एपनिया सिंड्रोम आ रहा है, या पस पड़ रही है टॉन्सिल में बार बार, तो फिर यस आपको टॉन्सिल निकलवाने पड़ सकते हैं। ऑलराइट, अगर बार बार फ्लू, स्नीजिंग और ब्रीदिंग इशू हो रहा है, क्या एलर्जी टेस्ट करवाना चाहिए? ज़रूरी नहीं है एक्चुअली। जो एलर्जी बेसिकली जो आपने अभी 3 सिम्टम्स बताए हैं, ये सिम्टम्स हैं एलर्जिक राइनाइटिस के, जिसको हम एलर्जी भी कहते हैं। अगर आपको पता चल गया कि मुझे किस चीज़ से एलर्जी है, आई एम एलर्जिक टू ड्राई नट्स, आई एम एलर्जिक टू पेट्स, देन यू नो कि आपको इससे एलर्जी है, आपको वो अवॉइड करना चाहिए। इसलिए आपको उसकी कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारी वजहों की वजह से आपको एलर्जी हो रही है, तो फिर उन सब को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको टेस्ट करवाना पड़ सकता है, लेकिन हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि आप एलर्जी का टेस्ट करवाएं। ठीक है। नेक्स्ट है, क्या हर वक्त हेडफोन लगाने से सुनने की सलाहियत कम हो सकती है? डिपेंड्स कि आप किस थ्रेशोल्ड पे सुन रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम, जो आपकी नॉर्मल हेयरिंग है उससे हाई वॉल्यूम पे सुन रहे हैं, तो यस उससे आपकी हेयरिंग समात, क़ुव्वत समात बिल्कुल डिस्टर्ब हो सकती अच्छा, है, उससे बहरापन हो सकता है। बीच में ये चीज़ सुनने में आई थी कि हेडफोन से शायद इफेक्ट होता है और एयरपॉड्स वगैरह और इन चीज़ों से इफेक्ट नहीं ऐसी होता। कोई चीज़ नहीं हो, तो टोटली डिपेंड करता है कि आपने किस वॉल्यूम पे। इसलिए अगर आपने देखें जो आजकल लेटेस्ट फ़ोन है उसमें अक्सर उन्होंने एक थ्रेशोल्ड दिया होता है कि इससे ऊपर थ्रेशोल्ड पे आप नहीं सुन सकते, एंड इट मे हार्म योर हेयरिंग। आप देखें तो उन्होंने बिल्कुल एक बार लगाया होता है, तो इसलिए जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बजाय इसके कि आप हेडफोन्स पहन रहे हैं या हेडसेट्स पहन रहे हैं, इट डजंट मैटर। ऑलराइट, नेक्स्ट है, नाक में पॉलिप्स होने की वजह क्या होती है और क्या ये कैंसरियस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके जो अलामात हैं, जो आम पॉलिप्स हैं, उससे डिफरेंट होते हैं। जो वजह है नेज़ल पॉलिप्स की, वो सबसे जो मेन वजह है वो है एलर्जी का होना। एलर्जिक, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, उसकी वजह से लोगों को पॉलिप्स होते हैं। और भी बहुत सारे वजह हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे कॉमनेस्ट वजह है वो है एलर्जी। कैंसर, अगर एक साइड पे पॉलिप हो, उसमें से खून आ रहा हो, या उसमें से स्मेल आ रही हो, या आप एज बहुत ज़्यादा है पेशेंट की, या अगर वो पॉलिप जो है बहुत जल्दी आंख की तरफ जा रहा है, या वो बोन को डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्ट कर रहा है, तो फिर उसमें कुछ ऐसे अलामात हैं जो कि इशारा करती हैं कि शायद ये कैंसर हो, जिसके लिए आपको उसकी बायोप्सी करनी पड़ सकती है, मालूम करने के लिए कि ये आम पॉलिप है या कैंसर का पॉलिप है। ऑलराइट, नेक्स्ट है, क्या पैसिव स्मोकिंग से बच्चों का गला और नाक इफेक्ट होती है? बिल्कुल होता है। काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ हुई हैं कि आप देखेंगे कि, बल्कि अब आजकल स्टडीज़ ये बता रही हैं कि जो पैसिव स्मोकर हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं जो एक्टिव स्मोकर हैं, क्योंकि आप तो जो फ़िल्टर्ड स्मोक है वो ले रही हैं, लेकिन बाहर जो आ रहा है वो फ़िल्टर्ड नहीं होता। सो दैट्स वाई यू आर वेरी मच प्रोन टू पैसिव स्मोकिंग। और बच्चे शुरू से ही उसको सेंसिटिव हो जाते हैं, जो स्मोक है जो वहाँ से निकल रही है उसको सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन, नाक एलर्जी का होना, नेज़ल पॉलिप का होना, और बाकी एयर का जो कान के इन्फेक्शन हैं उनका होना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये भी गाइड कर दें कि पैसिव स्मोकिंग होती क्या है एक्चुअली? अच्छा, पैसिव स्मोकिंग इज़ के इस वक्त हम फ्रेंड्स हैं, कहीं बाहर गए, हम रूम में 4-5 फ्रेंड बैठे हुए हैं, और 4 फ्रेंड्स नहीं स्मोक कर रहे हैं, लेकिन एक जो है वो स्मोक कर रहा है, लेकिन इस वक्त कोई वेंटिलेशन रूम में नहीं है, तो वो जो स्मोक एक्सहेल कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, वही स्मोक हम वापस लेके जा रहे हैं। दिस इज़ पैसिव स्मोकिंग जो होती है, दिस इज़ पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। उम्मीद है कि आपको अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके ENT से रिलेटेड और कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू।